नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। अगर हम संविधान के भाग की बात करें तो संविधान में कुल भाग की संख्या है 25। अगर अब हम बात करते हैं भाग एक। अगर हम भाग एक की बात करें तो भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, वो क्या है? राज्यों का संघ है। और इसी में बताया गया है कि भारत का नाम, ठीक है, इसी में हमारे भारत का नाम दिया गया है। और भारत का नाम क्या दिया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, संसद को कितने प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं? संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहली जो शक्ति है वह है कि संसद जो है वो नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है, शामिल करने की शक्ति प्रदान की गई है। और दूसरा क्या बताया गया है? दूसरा, संसद को अधिकार है कि वो जो है नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। जो पहली शक्ति है वह है कि संसद जो है वो नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। और जो दूसरी शक्ति है वह है नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, जैसे तेलंगाना, यूके इत्यादि राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वह भारत का कोई भी क्षेत्र विदेश को सौंप दे। ठीक है, संसद को ये अधिकार नहीं है कि वह भारत का कोई क्षेत्र विदेश को सौंप दे। ठीक है, संसद को ये अधिकार नहीं है कि वह भारत का कोई भी क्षेत्र विदेश को सौंप दे, लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो ये उल्लंघन होगा। ठीक है, अगर वो ऐसा करती है तो क्या होगा? इसका ये उल्लंघन होगा। और ऐसा एक बार हुआ था, लगभग कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, ऐसा कब हुआ था? 1960 में हुआ था। भारत ने अपना एक हिस्सा जो था वो पाकिस्तान को दे दिया था। ठीक है, किसको दे दिया था? पाकिस्तान को दे दिया था। और 2015 को 100वां संशोधन हुआ था। ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ था? 100वां संशोधन हुआ था, जिसमें भारत और बांग्लादेश में जो है भू क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, भारत और बांग्लादेश में भू क्षेत्रों का क्या हुआ था? आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, संसद को यह अधिकार है कि वह विदेश का कोई भी क्षेत्र भारत में मिला सकती है। ठीक है, संसद को यह अधिकार है कि वह विदेश का कोई क्षेत्र भारत में मिला सकती है। ठीक है, भारत में मिला सकती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अगर हम एक्ट 3 की बात करें तो एक्ट 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण की प्रक्रिया है इसमें। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया और विलय सीमा परिवर्तन ये दिया गया है। ठीक है, अगर हम नागरिकता से संबंध ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है उसे वोट देने का
अधिकार प्रदान होता है, ठीक है, उसे वोट देने का अधिकार होता है। नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किसे होता है? नागरिकता समाप्त करने का अधिकार जो होता है वो संसद को होता है। और नागरिकता स्वेच्छा से भी समाप्त की जा सकती है, ठीक है, नागरिकता स्वेच्छा से समाप्त की जा सकती है, ठीक है। और युद्ध के समय शत्रु देश का साथ देने पर भी नागरिकता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। अगर युद्ध चल रहा हो तो युद्ध के समय शत्रु देश का साथ देने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। यदि बात करें तो दिवालिया होने पर भी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है। दिवालिया होने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आगे यदि हम बात करें, ऐसा नागरिक जो लगातार भारत में 7 वर्षों से ना रह रहा हो, ठीक है, जो 7 वर्षों से ना रह रहा हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की भी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाती है। इसमें राजदूत और जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, वो शामिल नहीं होते हैं। इसमें राजदूत व छात्र शामिल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 की, ठीक है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद को अधिकार है कि नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, ठीक है, संसद को अधिकार है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। बात करते हैं CAA। इसमें 3 देश, मुस्लिम बाहुल्य देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, ठीक है। CAA 10 जनवरी से भारत पर लागू है, ठीक है। जो CAA है वो 10 जनवरी से भारत पर लागू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 पर, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955। अगर हम नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो ये 5 प्रकार की है, ठीक है। ये कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। इसमें क्या है, ये नागरिकता ऐसे व्यक्ति को प्राप्त है जो जन्म से भारत में जिसने जन्म लिया हो तो उसे जन्म से प्राप्त होगी, ठीक है। और पंजीकरण से, देशी कारण के आधार पर, और क्षेत्र विशेष के आधार पर, ठीक है, क्षेत्र विशेष के आधार पर। अब हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जन्म से क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 1950 के बाद भारत में हुआ हो और उसके माता पिता कोई एक भारत का हो, ठीक है। 1950 के बाद जो भी व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माँ बाप चाहे विदेश के हों, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा हो जो भारत का हो, ठीक है। और वंश की अगर हम बात करें तो वंश में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से बाद में हुआ हो
और जिसका पिता भारत का हो। ठीक है। अगर हम बात करें पंजीकरण की, तो पंजीकरण में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो और PIO मतलब भारत से वैवाहिक संबंध हो, उसके 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। ठीक है। और अगर हम देशीकरण की बात करें, तो देशीकरण में क्या के आधार पर बात करें तो ऐसा विदेशी, ठीक है, ऐसा विदेशी जिसने अपने देश की नागरिकता को त्याग दिया हो। ठीक है। जिसने अपने देश की नागरिकता को त्याग दिया हो तो उसे भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है। अगर उसे भारत की एक भाषा का ज्ञान हो, उस व्यक्ति को क्या हो, भारत की एक भाषा का ज्ञान हो और उसका चरित्र जो है वो साफ सुथरा हो। ठीक है। उसका चरित्र कैसा हो, साफ सुथरा हो और वह भारत में 7 वर्षों से रह रहा हो। ठीक है। वह भारत में कितने वर्षों से रह रहा हो, 7 वर्षों से रह रहा हो। ठीक है। अगर हम बात करें क्षेत्र विशेष के आधार पर, तो अगर हम क्षेत्र विशेष के आधार पर बात करते हैं, क्षेत्र विशेष के आधार पर अगर हम क्षेत्र विशेष के आधार पर बात करते हैं तो भारत किसी विदेशी क्षेत्र का विलय कर ले। ठीक है। भारत जो है वो किसी विदेशी क्षेत्र का क्या कर ले, विलय कर ले और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। उस क्षेत्र में भारत में जो रहने वाले लोग हैं, जैसे भारत किसी भी जैसे मान लो भारत किसी पाकिस्तान के एक छोटे से टुकड़े पर अपना विलय कर लेता है। ठीक है। भारत में मिला लेता है, तो वहाँ के जितने भी मतलब लोग होंगे रहने वाले, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। हम भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो कि 12 से 35 के बीच में है। ठीक है। अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार जो है ये भारत में किसी भी भारतीय बालक को जन्मजात प्रदान होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, भारत में जन्मजात प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मौलिक अधिकार, ठीक है, एक क्या होता है मौलिक अधिकार और दूसरा होता है कानून अधिकार। ठीक है। कानूनी अधिकार। ठीक है। बात करते हैं मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार। मौलिक और कानूनी, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो इसे जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। SC और SC संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। अगर हम बात करें कानून की, तो कानूनी अधिकार जो है उसको कौन संरक्षण प्रदान करता है, उसको निचली अदालतें संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो संसद को इन्हें परिवर्तित करने का अधिकार होता है। जो मौलिक अधिकार होते हैं इनको संसद जो है क्या कर सकती है, इन्हें परिवर्तित कर सकती है। इन्हें क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। लेकिन इनके जो मूल ढांचे हैं, इनके मूल ढांचों को परिवर्तित नहीं करने का अधिकार संसद को भी नहीं है। अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों को ये रद्द भी नहीं कर सकती है। ठीक है। और आपातकाल, लेकिन इसमें एक अपवाद है। ठीक है। इसमें क्या है, एक अपवाद भी है। यदि आपातकाल लगा हो, ठीक है, यदि क्या लगा हो, यदि आपातकाल लगा हो, यानी कि एक्ट 352 लगा हो, तो मौलिक अधिकार रद्द किए जा सकते हैं। ठीक है। तो मौलिक अधिकार रद्द किए जा सकते हैं। ये एक अपवाद होता है। ठीक है। किंतु रद्द तो किए जा सकते हैं, लेकिन एक्ट 20 और 21 को किसी भी स्थिति में रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है। लेकिन एक्ट 20 और 21 को किसी भी स्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है। ठीक है। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन एक्ट 20-21 को किसी भी स्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और जो एक्ट 20 और 21 हैं वो 44वें संशोधन के द्वारा हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं।
इसमें विदेशियों के लिए ये अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितनी थी? 7 थी, लेकिन बाद में अब इस समय वर्तमान में 6 है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार जो है वो कानून का अधिकार बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया और संपत्ति का अधिकार एक्ट 301 के तहत वैधानिक या फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों पर। ठीक है, अगर हम मौलिक अधिकारों पर बात करें तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या है 6। ठीक है, कितनी है? कुल संख्या है 6। पहला है समानता का अधिकार, जो कि एक्ट 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 के बीच में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि एक्ट 23 से 24 के बीच में है। और आपका चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, और फिर आपका है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, ये है एक्ट 29 से 30। ठीक है, कितना है? एक्ट 29 से 30 है। और अब बात करते हैं एक्ट 12 के बारे में। ठीक है, एक्ट 12। एक्ट 12 में क्या है? राज्यों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्यों को परिभाषित एक्ट 12 के द्वारा क्या करा गया है? राज्यों को परिभाषित किया गया है। और एक्ट 13 में यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है? सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य कर देती है। ठीक है, यदि सरकार कभी कभी सरकार अपनी मनमानी करती है, रातों रात कोई भी बिल पारित कर देती है, कोई भी कानून बना देती है। ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये जो है मतलब कानून के विरुद्ध है और ये जो है मौलिक अधिकारों का हनन है, या फिर ये जो कानून है वो ठीक नहीं है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार होता है कि उसे रद्द कर सकती है। ठीक है, तो यदि सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो ऐसी स्थिति में उस कानून को शून्य कर देती है। ठीक है, यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट होता है उस कानून को शून्य करार कर देता है। तो समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, इसमें क्या है? जो एक्ट 14 है। ठीक है, एक्ट क्या है? एक्ट 14। एक्ट 14 के समक्ष समानता, इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इनके लिए सजा का प्रावधान भी नहीं है। ठीक है, इनके लिए सजा का भी प्रावधान नहीं है। और महिलाएं और बच्चों को इसमें टैक्स में छूट का प्रावधान है। ठीक है, इसमें जो महिलाएं और बच्चे, ठीक है, बच्चों को टैक्स में छूट का प्रावधान है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 18 साल से कम बच्चों को सजा में उदारता बरती जाएगी। ठीक है, जो अनुच्छेद 14 है इसके तहत 18 साल के
कम उम्र के बच्चों को सजा में उदारता बरती जाएगी। ठीक है, तो जो अनुच्छेद सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता में कुछ अपवाद हैं। पहले हम उन अपवादों पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, और इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, इनके लिए कोई सजा का प्रावधान भी नहीं है। और महिलाओं और बच्चों को इस जो अनुच्छेद 14 है इसके तहत क्या है, टैक्स में छूट का प्रावधान है। 18 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं अगर वो अपराधी हैं तो उन्हें सजा देने के अगर दी जाएगी तो उसमें उन्हें उदारता बरती जाएगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट किसके तहत हैं, अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 15 की बात करें, मतलब एक्ट 15 की बात करें तो करते हैं अनुच्छेद 15। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 15 की बात करें, मतलब एक्ट 15 की बात करें तो एक्ट 15 में क्या है, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, मूल स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, 15(3). ठीक है, अगर हम एक्ट 15(3) की बात करें तो संसद को यह अधिकार है कि महिला और बच्चों के विकास के लिए योजना बनाए। ठीक है, संसद को क्या अधिकार है, संसद को अधिकार है कि महिला और बच्चों के विकास के लिए योजना बनाए। ठीक है, अब बात करते हैं एक्ट 16 की। ठीक है, एक्ट 16 में क्या है, सेवाओं में अफसरों की समानता। ठीक है, सेवाओं, लोक सेवाओं में अफसरों की समानता। एक्ट 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। एक्ट 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। इसमें किसी भी जाति वर्ग से छुआछूत नहीं मना जा सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसे उस व्यक्ति को 6 माह की सजा एवं भविष्य में चुनाव लड़ने से वंचित किया जाता है। ठीक है, एक्ट 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। अगर हम उपाधियों के अंत की बात करें तो इसके तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है और इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे शिक्षा और सेवा। ठीक है, शिक्षा और सेवा, इन दोनों में अभी भी उपाधियों की व्यवस्था है, किंतु उपाधि सिर्फ राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, कौन दे सकता है, राष्ट्रपति दे सकता है। और कोई व्यक्ति यदि उपाधि लेता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति विदेश से उपाधि लेकर आया है तो भी उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अगर उसने राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली तो इसे उल्लंघन समझा जाएगा। ठीक है, उसे क्या समझा जाएगा, उल्लंघन समझा जाएगा। और उसकी ऐसा करने पर उसकी जो नागरिकता है उसे समाप्त भी किया जा सकता है। 1922 है। ठीक है, क्या है, 1922 एक्ट। अगर हम 19A की बात करें, ठीक है, सबसे पहले एक्ट 19A की बात करें तो 19A में क्या है,
वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि इसे मौन रहने का अधिकार है। इसमें 10 PM से 6 PM तक लाउड स्पीकर जो होता है वो वर्जित होता है। ठीक है, क्या होता है? लाउड स्पीकर वर्जित होता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, और इसमें सूचना का अधिकार की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, इसमें सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो एक्ट 19 से एक्ट 22 के बीच में है, और इसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौन रहने का अधिकार है। इसमें 10 PM से 6 PM तक लाउड स्पीकर वर्जित है, और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें सूचना का अधिकार की भी स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी सूचना मांग सकता है, उसे किसी भी नागरिक को पूरा अधिकार है। ठीक है, अब बात करते हैं 19B की। अगर हम 19B की बात करें तो 19B में क्या है? सभा करना और धरना प्रदर्शन देने का भी अधिकार है। सभा करना और धरना देने का अधिकार है। ये सार्वजनिक शर्त ये है कि ये जो है वो सार्वजनिक स्थल पर ना हो। ठीक है, ये सार्वजनिक स्थल पर ना हो, और ये शांतिपूर्ण तरीके से हो, शांति से हो। परिवहन प्रभावित ना हो, परिवहन यातायात ना प्रभावित हो, और हड़ताल शामिल ना हो इसमें। ठीक है, इसमें हड़ताल शामिल ना हो। तो 19 एक्ट 19B के तहत सभा करना और धरना देने का अधिकार है, लेकिन शर्त यह है कि ये सार्वजनिक स्थल पर ना हो, ये शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये इसके द्वारा कोई भी जो परिवहन है, यातायात है, वो प्रभावित ना हो, और ये जो धरना प्रदर्शन है इसमें हड़ताल शामिल ना हो। ठीक है, ये धरना प्रदर्शन हो शांतिपूर्वक से, पर इसमें हड़ताल शामिल नहीं हो। अब बात करते हैं 19C। ठीक है, 19 एक्ट 19C। अगर हम एक्ट 19C की बात करें तो इसमें संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, पर इसमें भी एक अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है कि सेना को यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। जितनी भी सेना है उसको संघ बनाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें 19D की, तो 19D में क्या है? इसमें भ्रमण करने का अधिकार है। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी नागरिक कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है, भ्रमण करने का अधिकार। ठीक है, भ्रमण करने का अधिकार। ठीक है, ऐसे में लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। पेशेवर हत्यारे और वैश्याएं कहीं पर भी भ्रमण नहीं कर सकती, उन्हें भ्रमण करने पर रोक है। एसटी विशेष संस्कृति क्षेत्र में भी भ्रमण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके जो अपवाद हैं, पेशेवर हत्यारे, वैश्याएं पर भ्रमण पर रोक है। भ्रमण पर रोक। एसटी विशेष संस्कृति क्षेत्रों में भ्रमण पर रोक। अब बात करते हैं 19E। अगर हम 19E की बात करें, एक्ट 19E, तो 19E में भारत में कहीं भी बसने का अधिकार है। ठीक है, पूरे भारत में कहीं पर भी आप अपना निवासी स्थान बना सकते हैं। ठीक है, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, भारत में कहीं पर भी बसने का अधिकार है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। एसटी विशेष संस्कृति, इनके क्षेत्रों में बसने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जो एसटी विशेष संस्कृति क्षेत्र हैं वहां बसने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं
जी की। एक्ट 19 जी किसी व्यवसाय को करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को कर सकता है, ठीक है, किसी भी व्यवसाय को करने का अधिकार, ठीक है, किसी भी व्यवसाय को करने का अधिकार। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या हैं? बालकों को बाल श्रम अधिकार नहीं है, ठीक है, बालकों को बाल श्रम अधिकार नहीं है। महिलाओं को वेश्यावृत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है, वेश्यावृत्ति का अधिकार नहीं है। कुछ व्यवसाय ऐसे होंगे जिन्हें करने के लिए राज्य में अनुमति लेनी होती है, जैसे कि लाइसेंस लेना होता है, ठीक है। तो ये तो थे 19। तो 19 में क्या है? 19 जी में था कि किसी व्यवसाय को करने का अधिकार नहीं है, और इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे बालकों को श्रम अधिकार नहीं है, महिलाओं को वेश्यावृत्ति का अधिकार नहीं है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें राज्य में अनुमति लेनी होती है। अब बात करते हैं एक्ट 20। अगर हम एक्ट 20 की बात करें तो एक्ट 20 के तहत अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का अधिकार है, ठीक है। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का अधिकार। इसके तहत क्या होता है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो तब तक किसी भी अपराधी को अपराधी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। जब तक अपराध सिद्ध ना हो तब तक अपराधी नहीं कहा जाएगा। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं होगी, ठीक है, और सजा अपराध के अनुरूप होती है। कोई भी आदमी अगर एक अपराध करता है तो उसको उस अपराध की ही सजा मिलती है। उसे अगर एक अपराध किया है तो एक अपराध की एक बार सजा मिलेगी, उसको उसी अपराध की बार बार सजा नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है कि जो सजा है, सजा अपराध के अनुरूप होती है। जैसा अपराध होता है उसी अपराध के अनुरूप सजा होती है। एक्ट 21, ठीक है। अगर हम एक्ट 21 के बारे में बात करें तो इसमें हमें मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसमें हमें क्या है? मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और इसमें निजता का अधिकार है, हमारे अपनी व्यक्तिगत निजता का अधिकार है, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें विदेश भ्रमण का भी अधिकार है, विदेश भ्रमण का भी अधिकार है। 21 की अगर हम एक्ट 21A की बात करें तो 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। अगर हम एक्ट 21A की बात करें तो एक्ट 21A में 46वां संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का जो अधिकार है वो 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक्ट 22 की। अगर हम एक्ट 22 की बात करें, एक्ट 22 अगर हम एक्ट 22 की बात करें तो इसमें क्या है? गिरफ्तार लोगों को संरक्षण दिया गया है इसमें, ठीक है। गिरफ्तार लोगों का संरक्षण, ठीक है। और इसमें गिरफ्तारी का क्या है? कारण बताना। गिरफ्तारी का कारण बताना। अगर हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो इस एक्ट के तहत उस व्यक्ति को हमें संरक्षण दिया गया है कि हम उस व्यक्ति को क्या करें? उसका गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश, ठीक है। एक्ट 22 में एक अपवाद है। अपवाद क्या है? कि जो व्यक्ति
टैक्स जमा नहीं कर पाया है, तो उसको इसके ऊपर ये जो शर्तें हैं वो लागू नहीं होंगी। ठीक है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 पर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 23 के द्वारा जो मानव है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक है। ठीक है, श्रम पर रोक। अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। ठीक है, बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। अगर हम बात करें तो बिना वेतन के कार्य नहीं कराया जाएगा, बिना वेतन के कार्य नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही वेतन न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होगा। ठीक है, वेतन जो है वो न्यूनतम मजदूरी दर जो रखी गई है उससे कम नहीं होगा। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होगा। ठीक है, और जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो कब आया था? वो आया था 1948 में। ठीक है, बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी, बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी। इसके साथ ही जो बंधुआ मजदूरी अधिनियम है वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1976 में। ठीक है, तो एक बार हम सारे बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 23, सबसे पहले हम आर्टिकल 23 पर बात करते हैं। तो आर्टिकल 23 के अनुसार क्या है? आर्टिकल 23 के अनुसार जो है, सबसे पहले हमने बात करी कि आर्टिकल 23 के द्वारा मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम पर रोक लगाया गया। ठीक है, दूसरी पॉइंट पर हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा आर्टिकल 23 के तहत। और आर्टिकल 23 कहता है कि बिना वेतन के कार्य नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 23 ये भी कहता है कि वेतन न्यूनतम मजदूरी दर जो कि लागू करी गई है उस दर से कम मजदूरी नहीं होगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? वो 1948 में बनाया गया था। ठीक है, और अगर हम बंधुआ मजदूर अधिनियम की बात करें तो वो 1976 में बनाया गया था, और किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी भी नहीं कराई जाएगी। ठीक है, ये तो था हमारा आर्टिकल 23। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 24 पर। ठीक है, आर्टिकल 24, अगर हम आर्टिकल 24 पर बात करें तो आर्टिकल 24 पर क्या है कि बाल श्रम पर रोक। ठीक है, बाल श्रम पर रोक। ठीक है, अगर हम बाल श्रम पर रोक की बात करें, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व्यवसायिक कार्यों में लगाना बाल श्रम है। ठीक है, अगर 14 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं, अगर हम उनसे किसी भी फैक्ट्री या हम कोई किसी प्रकार का कोई व्यवसाय कराते हैं तो ये बाल श्रम है। ठीक है, और इसके तहत, इस एक्ट के तहत क्या कहा गया है? एक्ट 24 में कहा गया है कि 2015 एक्ट बनाया गया, सहयोग के रूप में वह खतरनाक कार्यों को छोड़कर कार्य कर सकता है। ठीक है, मतलब 2015 में एक्ट बनाया गया था। तो एक्ट बनाया गया, एक्ट के तहत सहयोग के रूप में वह खतरनाक कार्यों को छोड़कर कार्य कर सकता है, किंतु इसमें एक्ट 21A प्रभावित ना हो। अधिकार की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है एक्ट 25 से 28 के बीच में है। ठीक है, और इसके तहत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, भारत कैसा देश है? भारत धर्म निरपेक्ष देश है। ठीक है, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
जो कि सभी लोग अपने धर्म को मनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, सभी लोग अपने देश को मनाने के लिए क्या हैं, स्वतंत्र हैं, और आचरण, पालन, बढ़ावा देने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आचरण, पालन और बढ़ावा, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आगे हम बात करें तो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए निजी शिक्षा संस्थान खोले जा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ऐसे शिक्षा संस्थान जो भारत द्वारा घोषित हैं वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो ऐसे शिक्षा संस्थान जो धार्मिक उद्देश्य द्वारा संचालित किए गए थे उसमें धार्मिक विषय विकल्प विषय के रूप में दिया जा सकेगा। अगर हम बात करें तो धार्मिक परिवर्तन किया जा सकता है किंतु धर्म परिवर्तन के लिए बाह्य लालच और धोखे से नहीं किया जा सकता। तो सरकार किसी धर्म को बढ़ावा देने में कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं करेगी। यदि किसी धार्मिक उत्सव होता है तो कोई आयोजन होगा उसके प्रबंध पर राज्य खर्च करेगा और इस स्तर पर सरकार से वो शुल्क ले सकती है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार एक्ट 29 से 30। अगर हम एक्ट 29 और 30 की बात करें तो एक्ट 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, बोली, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और बोली और उनकी जो संस्कृति है उसको उनको बनाए रखने का अधिकार है। और अधिनियम जो है अल्पसंख्यक वर्ग को किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश वंचित है। एक्ट 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने निजी शिक्षण संस्थान खोलने और उनका प्रबंध का अधिकार होगा। ठीक है, अब बात करते हैं संवैधानिक उपचार की। संवैधानिक उपचार की। अगर हम संवैधानिक उपचार की बात करें तो ये आर्टिकल 32 में आता है। ठीक है, कितने में आता है, आर्टिकल 32 में। ठीक है, संवैधानिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो ये एक्ट जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्ट है। ये अन्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबको ये सुरक्षा प्रदान करता है। और एक्ट 32 के द्वारा मौलिक अधिकारों का जो है हनन या फिर उल्लंघन, ये इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक्ट जो है 226, ठीक है, 226 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो इस एक्ट में, इस जो ये एक्ट है, इस एक्ट को B.R. अम्बेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, क्या कहा है, हृदय आत्मा। किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 में 5 रिटें जारी की गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरी है परमादेश, तीसरी है अधिकार परीक्षा और चौथी है प्रतिषेध और पांचवी है उत्प्रेषण।